देन कम द रदरफोर्ड मॉडल, दूसरे साइंटिस्ट आए। ही प्रपोज द मॉडल, उनका नाम उसी मॉडल पर रखा है जो प्रपोज करता है साइंस में। जैसे मैंने पहले बताया, जो भी चीज़ आप मतलब इन्वेंट करते हो तो इन्वेंटर के नाम पे ही पड़ जाती है। तो रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल बनाया, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये क्यों रदरफोर्ड है? बिकॉज इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ये मॉडल जो दिया था एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था। सो जो जुजेनो थॉमसन का जो मॉडल था उसके ऊपर इन्होंने काम किया, एंड ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू अज्यूम सर्टेन थिंग्स, राइट। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को आप नोट डाउन करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो आपने अजम्पशन किया और जो रिजल्ट है उसमें कुछ डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे आप फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ना इन्होंने इस टाइप का एक डिफ्लेक्टर रखा। ये क्या था? एक जिंक की शीट थी, पतली सी शीट, उसको ऐसे रिंग फॉर्म में रखा। उसके सेंटर में गोल्ड की फॉइल रखी। गोल्ड की फॉइल जैसे आप देख सकते हो आज की डेट में आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो ऐसे ही उन्होंने गोल्ड की फॉइल यूज की। जब भी हम फॉइल बोलते हैं, शीट और फॉइल में डिफरेंस क्या होता है? शीट थोड़ी मोटी होती है, फॉइल फॉइल जो होती है बहुत ही पतली होती है। इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल जब आप खाना पैक करते हो तो आप इजीली उसको फोल्ड कर पाते हो, दो इट इज अ मेटल, राइट, इट इज सो थिन। तो उन्होंने इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड इसलिए ली क्योंकि उस समय इजीली भी अवेलेबल गोल्ड होता है, एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है गोल्ड की? हाईली मेलेबल। मेलेबल मीन्स मैं उसकी इतनी पतली शीट बना सकता हूँ, मीन्स उसके गोल्ड के एक पीस को लूँ, उसको मैं हिट करता जाऊँ, राइट। तो अल्टीमेटली उसकी क्रैक नहीं होगा, वो पतला होता जाएगा, पतला हो जाएगा। दैट इज वाई ही यूज गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने सेंटर में ऐसे एक गोल्ड फॉइल रखी, ये एक डिफ्लेक्टर रखा जिंक का, और उस पे ना इन्होंने एक गन ली। गन मीन्स एक ऐसा सोर्स जिसमें से पार्टिकल्स निकल रहे थे, बॉल निकल रही हो, मान लो रेस। तो ये जो रेस निकल रही है वो किसकी थी? अल्फा पार्टिकल्स की। तो जब भी कोई रे होती है उसमें पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, राइट। उसमें कुछ एनर्जी होती है। तो ऐसे मान के चलो कि एक गन है, और गन से ये बुलेट निकल रही है, और बुलेट आके इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रही है। नेचुरली आप किसी एक दीवार में जब हिट करोगे तो हो सकता है कि कुछ यदि पतली है और बुलेट की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा? इधर उधर इसमें से निकलेंगे। या हो सकता है कुछ इसके पार नहीं जा पाएंगे, तो टकरा के क्या इधर इस साइड लेफ्ट में, इधर लेफ्ट राइट जाएंगे। और जब ये जाएंगी तो ये बुलेट्स आके क्या हिट करेंगे? डिफ्लेक्टर को। तो जो अल्फा पार्टिकल इस डिफ्लेक्टर को हिट करेंगे किसी भी जगह पर, तो वहां पे क्या होगा? एक स्पार्क सा जनरेट होगा। जैसे कोई भी चीज, जैसे बम फटता है ना तो एक लाइटनिंग होती है। तो एज इफ यहाँ से ये गई अल्फा पार्टिकल, ये आके मान लो डिफ्लेक्ट हुआ, तो इस जगह पे क्या होगा? दे विल फाइंड यू विल फाइंड एक स्पार्क। जो स्पार्क जनरेट होगा तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि जो अल्फा पार्टिकल जो आपको आईज से विजिबल नहीं है, वो यहाँ हिट होके जब इधर आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डिफ्लेक्टिंग। या इधर से इधर जा रहे हैं, वो सीधे नहीं जाके हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो यू कैन फाइंड कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से या तो पार हुए कि नहीं हुए, या वो डिफ्लेक्ट हुए तो डिफ्लेक्ट होके बाद में कहाँ गए, कहाँ टकराए। तो यू कैन काउंट। तो काउंटिंग इज पॉसिबल, राइट। कैसे होगी वो काउंटिंग? क्योंकि यहाँ स्पार्क जनरेट होगा। तो ये अरेंजमेंट उन्होंने कुछ बनाया। और ये लेड के एक बॉक्स के अंदर क्यों रखा? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो हम नहीं चाहते थे कि वो इधर उधर जाए, वो सिर्फ किधर जाए? इस छोटे से छेद के थ्रू होते हुए सीधे ही जाए, मीन्स बंदूक की तरह काम करे। क्लियर है? सो दैट हमारा एक्सपेरिमेंट में यदि ये इधर ये लेड का बॉक्स नहीं होता तो क्या वो बाहर में टकराते तो यहाँ पे शाइनिंग आती, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था। इसलिए उन्होंने एक बॉक्स टाइप के लेड का बॉक्स बनाया जिसमें सोर्स रखा, जिससे पार्टिकल्स क्या निकले? अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब इसको समझते हैं कि गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल थी तो उसकी थिकनेस क्या थी? तो इसकी थिकनेस थी अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम थिक्स। 1000 एटम्स मतलब ऑफ किसके? गोल्ड के। अब गोल्ड के यदि एटम्स में लूँ, मान लो एक ही एटम है, 1000 एटम्स मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे में 1000 एटम्स को लाइन से लगा दूँ तो उसकी जो थिकनेस होगी उतनी थिकनेस इस फॉइल की थी। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि यदि मैं 10 लाख ऐसे करके एटम्स एक के पीछे एक लगा दूं तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली योर आपकी जो नोटबुक होती है ना उसका जो पेपर होता है उसके बराबर होती है। जब मैं 10 लाख या 1 मिलियन एटम्स को एक लाइन में लगाता जाऊं, और इन्होंने किए कितने यूज किए? ओनली 1000 अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स आपकी जो नोटबुक का पेपर है उससे भी ये थिन थी। और फॉइल नॉर्मली होती नहीं है, आप घर में देख सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल को ले जाके कितनी कम पतली होती है वो। तो दिस इज द, ये बताने का पर्पस क्या है कि आपको ये मालूम हो कि गोल्ड की फॉइल बहुत ही पतली थी। ओके। अब ऐसे ये क्या है, देखने में कैसा लग रहा है?
और ये इन्होंने हमने क्या दिखाया, देखो इसमें रदरफोर्ड को क्या मालूम था, रदरफोर्ड को ये मालूम था कि जो जे जे थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था कि जैसे केक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए चेरी की तरह, और जो येलो पार्ट है उसमें क्या प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स एटम इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उस समय तक यही मालूम था। और ये एक बॉल फॉर्म में है, राइट, ऐसे, और हमने 1000 बॉल ऐसे रखी हुई हैं और ये ऐसे ऐसे करके रखी हुई है, दैट, ठीक है। अब इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल हिट किए। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम आयंस, और इसका मास कितना होता है, 4u। क्या होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट या मॉडिफाइड यूनिट, ठीक है। तो हीलियम आयन जो होता है, यदि कंपेयर करें कि तो हमारी इस गन से जो गोलियां निकल रही हैं, तो मान के चलो बुलेट फॉर्म में निकली है, पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल से, ये मैं आपको ऐसे साइड में दिखा रहा हूँ, बेसिकली एक के पीछे एक निकल रहा है। यदि इसको आके हिट करेंगे, मतलब एक बॉल जाके इसको हिट करेगी, तो ये क्या हो सकता है कि ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। एंड एग्जैक्टली अर्नेस्ट जो था या रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने भी यही कुछ एजम्पशंस किए थे। तो ही अज्यूम सर्टेन थिंग्स। तो उन्होंने पहला एजम्पशंस ये सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स विल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब जो, और वो किसके हैं, गोल्ड, गोल्ड का एटम है ये, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन है। ये अल्फा पार्टिकल है किसके, हीलियम के, जिसका मास 4u है। मास जो है हीलियम का काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल बहुत सारे 1000 लगा रखे हैं। तो जब मेरा ऐसे करके जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, कोई जरूरी नहीं है सीधा ही निकल जाए इससे, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा। बट ही नेवर एक्सपेक्टेड कि डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, दैट मीन्स वो इससे पार ही नहीं हो पाएगा। वाई सो, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का पार्टिकल, उसका जो मास है 4u है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो कुछ भी नहीं होता है, नथिंग कंपेयर टू मास ऑफ हीलियम, एटम के मार्क्स में बोले। क्योंकि हमने यही तो मालूम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये टोटल मिलके ही एटम बनता है। एंड हीलियम तो खुद अपने आप में 4u है, विच इज़ वेरी वेरी है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ी बॉल आए तो वो यदि इसमें से आएगी, वो सबको बिखेर डालेगी, वो खुद डिफ्लेक्ट नहीं होगी, राइट। तो ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट, ये उसने कभी सोचा ही नहीं कैसा होगा, ठीक है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जैसे सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, ऐसे ही सीधे सीधे निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे, हार्डली कुछ का डिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम का 100%, 180% डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो दिस वॉज द अजम्पशन, और ये अजम्पशन बहुत राइट था, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, he observed totally unexpected results. Unexpected results means whatever he assumes कि particles मेरे छोट कम डिफ्लेक्शन होंगे, कोई भी पार्टिकल लार्जर डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या, लेट्स ऑब्जर्व हिज एक्सपेरिमेंट। जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम देखते हैं। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं। जब हिट करते हैं, कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए, तो जैसे ही हिट किया जिंक पर, क्या हुआ, ऐसी शाइनिंग हुई। फिर और कुछ पार्टिकल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, कह रहे वो पार ही नहीं हुआ, वो इधर आ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स पार तो हुए पर उनका डिफ्लेक्शन हुआ। कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम हुआ, कुछ का ज़्यादा हुआ, कुछ तो पार ही नहीं हो पाए। दैट मीन्स इसको देख के ही ऑब्जर्व एंड ही नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन सच अ वे। क्या क्या लिखे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, the observations were like this कि most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil। तो यहाँ से जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल जो गामा अल्फा रेज चल रही है, तो वो लाइट की स्पीड चल रही है, मीन्स वेरी फास्ट, राइट। जब वो तेजी से आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम तो सीधे निकल गए, ठीक है। ओके, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ जो है ये स्मॉल एंगल है, मीन्स जो भी पार हुए वो इधर उधर भी डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स आपको यहाँ पे भी रोशनी या चमक दिखी हमको, दैट मीन्स बहुत सारे तो सीधे गए, कुछ पार्टिकल में छोटा डिफ्लेक्शन हुआ। Whereas, surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound। मीन्स यदि 12,000 यहाँ से पार्टिकल आए, गोली निकली, तो 12,000 में से एक गोली जो है पार नहीं हो पाई, मीन्स वो इधर आके बैक में, मीन्स इस गोल्ड फॉइल के इस 180 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, स्टेट चला गया था जीरो, राइट, या 100 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा बोल दो ऐसे में, तो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट हुए। तो दिस वाज अ सरप्राइज फॉर हिम बिकॉज ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट। क्यों नहीं इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, अब समझ लेते हैं।
जो उन्होंने बोला था, क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने बोला था मास ज़्यादा होता है, पर कितना ज़्यादा होता है। अब समझने के लिए सपोज दिस इज अल्फा पार्टिकल, यदि ये अल्फा पार्टिकल है और ये जो गोल्ड फॉइल सामने लगी हुई है, हमने बोले थे 1000 एटम की, तो ये मान के चलो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एजम्पशन जो आप समझ जाएं इसका कि कितना डिफरेंस है। कि एक टिश्यू पेपर लो, राइट, एक नैपकिन होता है ना, टिश्यू पेपर कितना पतला होता है, फट से फट जाता है, उसकी थिकनेस सपोज टी है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल हीलियम का था, उसकी थिकनेस कितनी थी, या मैं बोलूँ ये तो पार्टिकल एक बॉल जा रही थी गोली की तरह, जो लाइट की स्पीड से जा रही है, उसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 टाइम्स ऑफ दिस। यदि टिश्यू पेपर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे 1000 टिश्यू पेपर आप रख लो, तो उसकी थिकनेस आप मेजर करोगे ना, तो इट विल बी फ्यू सेंटीमीटर्स, मे बी 8 to 10 सेंटीमीटर्स, 8 to 10 सेंटीमीटर थिक ये है हीलियम आयन, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल। इतनी मोटी बॉल है ये, समझ लो, इतनी मोटी बॉल किससे पार होना चाहती है, टिश्यू पेपर से। तो वो तो एकदम तोड़ के जो है, यदि आएगी तो इसको फाड़ के निकल जाएगी, किसी हालत में बाउंस बैक नहीं होगी। बाउंस बैक का मतलब, कहने का मतलब, यदि ये टिश्यू पेपर ना होके इतनी सॉलिड होती, और यदि एक बॉल आप लेते, ये मान लो अल्फा पार्टिकल है, और ये टिश्यू पेपर की जगह एक वो बॉल है, मैं डिफ्लेक्शन तभी होगा ना जब ये बॉल ऐसे आके हिट करेगी, इससे निकल जाएगी, क्योंकि दीवार हमारी इतनी मजबूत है। वेयर एज एक्चुअल में जो फॉइल थी, गोल्ड फॉइल, वो तो इस टिश्यू पेपर के बराबर थिकनेस में थी कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, जिसका मास बहुत ज़्यादा है, 10,000 टाइम ज़्यादा है थिकनेस पे में, वो तो फाड़ के निकल जाता। कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं ना, ये शायद ऐसे हुआ होगा कि जैसे एक ना, ये आपकी बाउंड्री वॉल में ये बार वायर लगे रहते हैं, राइट, और आप बॉल को इसमें से हिट करो आंख बंद करके, तो देयर मस्ट बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से बॉल क्या होगी, सीधी सीधी पार निकल जाएगी, क्योंकि खाली स्पेस है, देखो यहाँ तारों के बीच में। पर कभी कभी होगा वो तार को टकराएगी, टकरा के क्या है, कहीं ऊपर को चली जाएगी, राइट, कभी तार को टकरा के नीचे चली जाएगी। पर कोई एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो तार को सीधा टकरा और वापस आ जाए, पार ही ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स जो ये जो गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं, राइट, और ये ऐसा कब हो सकता है, जब एटम का कुछ डिजाइन ऐसा हो, वो सॉलिड, जो हमने वॉल देखी थी उसकी तरह ना, सॉलिड ना हो, राइट, कुछ कुछ ऐसा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा कि ये सीधे, मैगजीन तो सीधे निकले कि देखो कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और ये तो हम इस, यदि एग्जांपल से लेफ्ट साइड जो गोल्ड फाइल का है और ये राइट साइड में जो हमने बार वायर लगाए हुए हैं, तो आंख बंद करके यदि अगर कोई हिट कर रहे हो सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल्स, तो वही चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, यही चीज़ें होंगी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरी क्या होगी, स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएगी। तो बहुत कुछ बार ऐसा होगा, पार्टली स्मॉल पार तो होगी, पर डिफ्लेक्ट होके इधर उधर चली जाएगी, पार हो जाएगी मेरी बॉल। बट कुछ केसेस में ऐसा होगा, मीन्स 1 आउट ऑफ 12,000 केसेस, मान लो 12,000 में हिट करता हूँ, तो उस चांस में हो सकता है कि ये बॉल पार ना हो, तार पे एग्जैक्टली सेंटर में टकराए, इधर आ जाए, वापस आ जाए, ऐसे ही कुछ होगा। यदि ऐसा ही कुछ होगा, सेम चीज रदरफोर्ड ने सोची, और इस चीज से उसने कुछ कंक्लूजन लिए, एंड दोज आर कॉल्ड रदरफोर्ड कंक्लूजन्स, एंड ही कंक्लूडेड दिस वे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, जो गोल्ड के एटम्स हैं वो अंदर से खाली हैं, राइट, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर प्लेस खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जैसे ही हमारी जो पहाड़ थी या जो बाउंड्री वॉल में तार लगाए हुए हैं, एग्जैक्टली उसी की तरह का ज़्यादातर क्या है, एरिया खाली है, दीवार नहीं है वो, एग्जैक्टली सेम है। दिस ही कंक्लूडेड। Second, he concluded very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. क्योंकि हमको ये मालूम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 टाइम्स हैवियर है, पर हैवियर होते हुए भी वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो जे जे थॉमसन ने बोला था कि लाइक वाटरमेलन, जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा क्लाउड के फॉर्म में रहता है, प्रोटॉन्स पूरी जगह रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं था। इसका मतलब यही है, वो तार जो हमने अभी देखा, बार्ब वायर, वायर एक ही जगह पर है, कुछ जगह पर, पूरी जगह नहीं फैले हुए तार, हर जगह नहीं लगे हुए लाइक बाउंड्री वॉल, राइट। So that is what exactly he thought, and he also concluded a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, means वापस आ गए थे, दीवार के पार नहीं जा पाए, means बाउंड्री वॉल के पार नहीं जाए, indicating that all positive charge
and mass of gold atoms were concentrated in very small volume within the atom. Means जो ओवरऑल जो मास है एटम का वो कहीं बहुत छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है उसका। तभी तो हुआ कि जो हमने जैसे बॉल फेंकी तार पे एग्जैक्टली लग गई तब तो वापस आएगी, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट होके तो बाहर जाने के, निकलने दूसरी साइड जाने के चांसेस आर वेरी हाई। दैट मीन्स कंप्लीट टोटल यदि मैं विड्थ लूँ तारों की ऊपर से नीचे तक तो दे आर ऑक्यूपाइंग वेरी स्मॉल स्पेस या वेरी स्मॉल वॉल्यूम, राइट। क्यों है? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है एक छोटे से एरिया में। दिस इज व्हाट ही कंक्लूडेड एंड बेस्ड ऑन दैट ही सेड from the data जो experiment किए थे, he also calculated the radius of nucleus is about 10 की power 5 times less than the radius of atom। कहने का मतलब कि यदि ये मेरा एटम है, राइट, और मैं उसका, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है यदि n है, या रेडियस बोलो या डायमीटर दोनों एक ही चीज बोल सकते हैं, रेडियस आधा होता है डायमीटर दुगना होता है उसका, यही है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, एक ही चीज बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ रेडियस बोलूँ या डायमीटर, बोलते समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायमीटर यदि डायमीटर न्यूक्लियस का dn है और इस टोटल एटम का डायमीटर d है, तो da कितने टाइम्स जाता है? 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। तो 10 की पावर 5 टाइम्स dn से ज्यादा है, या dn इज 10 की पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ is approximately 10 to 5 multiplied diameter of nucleus. This is exactly same way. Okay, that means the size of the nucleus is very small. मैं यदि एटम का साइज इतना बड़ा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या है? डॉट के बराबर, बहुत छोटा है। इट्स वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। सेम चीज को फिगर में बोल दिया, सेम चीज को हम सेंटेंस में बोल सकते हैं। दिस वी कैन कंक्लूड। ओके, he also concluded that there is a positively charged center in an atom called the nucleus। उसने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। न्यूट्रॉन का मास के जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जो प्रोटॉन्स थे, वो तो 2000 टाइम्स हैवी होते हैं। दैट मीन्स सेंटर जो न्यूक्लियस होगा वो ही हैवी होगा, और वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। इससे उसने कंक्लूड किया एंड उनका नाम दिया उन्होंने, ही सेड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दैट मीन्स नियरली ऑल मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ खास नहीं होता है, तो जो सारा मास होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस के क्या अंदर होते हैं? प्रोटॉन। और क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इट इज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो ओवरऑल ही कंक्लूडेड कि एक एटम के अंदर, किसी भी एटम को यदि लो, किसी भी चीज का, जैसे उसने गोल्ड के केस में गोल्ड का लिया, उन्होंने बोला एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो उसके चारों तरफ ही घूम रहे होते हैं। अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। दैट इज व्हेन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये बहुत छोटे कंसंट्रेटेड एरिया में होते हैं कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। दैट इज व्हाट ही कंक्लूडेड। और सेंटर पार्ट को उसने ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस, राइट। और इन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। सो ही अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं उनको आइडिया नहीं, बट ही सेड कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक हैं, दो हैं, चार है, वो उतना उनको आइडिया नहीं था, बट ही सेड कि वो चारों तरफ उसके घूम रहे होंगे एटम के, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं, क्योंकि अंदर तो क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। तो सेंटर में यदि न्यूक्लियस है, वो प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे, बिकॉज द डायमीटर इज दिस मच, राइट। एंड डायमीटर कितना है? न्यूक्लियस से 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रदरफोर्ड कंक्लूडेड, बट इट हैज सम ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या मतलब होते हैं कि ये भी जो सोल्यूशन उन्होंने दिया या मॉडल प्रपोज किया, ये भी 100% करेक्ट नहीं था। बट उस टाइम में जब उन्होंने बताया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन कि एटम कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके ड्रॉबैक्स क्या थे ये हम समझते हैं जब फर्दर कब मालूम चला, जब कुछ और इन्वेंशन हुए। तो आपने देखा ना, जे थॉमसन जो है, उन्होंने बोला कि तरबूजे की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आ गए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ही कंक्लूडेड दिस थिंग्स, एंड देन कम द अनदर साइंटिस्ट,
उनसे हमको, जब हम उसको समझ लेंगे तो हमको अपने आप ही ऑटोमेटिकली रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स या वो चीज़ें जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए मालूम चल जाएंगी।